एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारा आज का वीडियो है ऑन द टॉपिक जनरल केमिस्ट्री यूनिट 1 टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस। व्हाई आई चूज दिस टॉपिक? बिकॉज ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एएसआरबी नेट, एआरएस एग्जाम, आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ एग्जाम जो कि पीएचडी के एडमिशंस लेने में इन द डिसिप्लिन ऑफ एग्रीकल्चरल केमिकल्स आपको बहुत हेल्प करेगा। काइंडली गो थ्रू दिस वीडियो बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। इन टॉप 10 क्वेश्चंस के अलावा आपको बाकी के क्वेश्चंस इस वीडियो के सब्सक्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ओपन दैट गूगल फॉर्म। जैसे ही अब आप उस गूगल फॉर्म को ओपन करेंगे, उन 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, उसका प्रीव्यू अपने पास रख लीजिए और जब भी आपका एग्जाम हो उसे रिवाइज करके जरूर जाइए। मेक श्योर टू रिवाइज इट बिकॉज मुझे पूरा भरोसा है कि वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, मैं अपना कोर्स भी लॉन्च करने जा रही हूँ एग्रीकल्चरल केमिकल्स का, जिसमें मैं हेल्प करूंगी उन स्टूडेंट्स की जो क्लियर करना चाहते हैं एआरएस नेट और एआरएस एग्जामिनेशन और आईसीआर, जेआरएफ और एसआरएफ एग्जामिनेशन। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, ओके, एंड टेक्स्ट मी ओवर देयर सो कैन आई कैन रीच यू ऑल वेरी सून। थैंक यू एंड लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? व्हाट आर द फैक्टर्स, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ओवर अ सबस्ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब भी हम जनरल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम बहुत टाइप के इफेक्ट्स पढ़ते हैं। उन इफेक्ट्स में हमें बताया जाता है कि अगर आपका कोई भी मॉलिक्यूल है उस पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे हैं तो उन फंक्शनल ग्रुप का आपके एडजेसेंट मॉलिक्यूल पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ बेंजीन रिंग, अगर उसके पास OH ग्रुप लगा हो तो क्या लगा होगा, अगर उसके पास उसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा हो तो क्या होगा। ठीक है, अगर उसके पास अगर कल्ला बेंजीन हो तो उसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि अगर वो वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं जो इन फंक्शनल ग्रुप के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करें। तो अगर आपने जनरल केमिस्ट्री मतलब अच्छे से पढ़ी है, जो कि आपने बिल्कुल पढ़ी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए? इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और ऑल ऑफ दीज। सो द आंसर इज ऑल ऑफ दिस। चलिए एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं कि इसका आंसर ऑल ऑफ दीज क्यों है। इंडक्टिव इफेक्ट होता है कि अगर हमारे पास जैसे पीरियोडिक टेबल में कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जब भी हम किसी एडजेसेंट ग्रुप के ऊपर अगर वो अटैच करेंगे तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसके ऊपर देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा है। तो इस इफेक्ट को बोला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? मीजोमेरिक इफेक्ट यूजुअली बेंजीन में देखा जाता है क्योंकि बेंजीन में प्रेजेंट होते हैं पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन। तो उसकी वजह से क्या है, हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाते हैं कि उस पे ऑल्टरनेटिव पाई बॉन्ड्स हैं, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस तरह से अबव और बिलो द रिंग रहती है। इस तरह से अबव और बिलो द रिंग आपको दिख जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है चाहे वो इस बॉन्ड पे है पर उसका इफेक्ट इस बॉन्ड पे भी आएगा। ठीक है, इस बॉन्ड पे भी आएगा, इस बॉन्ड पे भी आएगा, तो उसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? जो कि रेजोनेंस ना होने के बावजूद जब भी पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इस तरह का एक बॉन्ड बनाऊं और उसके ऊपर लगा दूं NH2, तो यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है रेजोनेंस में चले जाएंगे इन पाई बॉन्ड्स के साथ, तो उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल कार्बन एटम ऑफ कार्बोनियम एंड कार्ब एनायन। सबसे पहले कई बार बच्चों को नहीं पता होता है कि कार्बोनियम क्या होता है, तो कार्बोनियम को हम कैसे समझ सकते हैं? अच्छा, कार्ब एनाइन पता है, चलो कार्ब एनाइन भी ना पता हो, एनाइन तो पता है क्या होता है। तो अगर कार्बन के ऊपर कोई ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट हैं लेकिन एक ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जो उसको नेगेटिव चार्ज दे, ठीक है, तो वो बन जाता है कार्ब एनाइन। तो अगर आपको वो एक पॉइंट पे कार्ब एनाइन पूछ रहा है और दूसरे पे कार्बोनियम पूछ रहा है तो चुप करके ये समझ लेना कि वो कहीं ना कहीं कार्ब कैटायन की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाली जाती है? नहीं पता है कोई बात नहीं, एक बहुत अच्छा सा शॉर्टकट बताती हूँ। शॉर्टकट में आपने क्या सीखना है, अब कार्बन के ऊपर यहाँ पे ध्यान दो कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, 1
2 3। यहाँ पे टोटल प्रेजेंट है 3 बॉन्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, देखो 1 2 3। लेकिन आप इस नेगेटिव को भी इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, आपको पता है जब भी दो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यानी अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन होता ना तो उसको मैं रेडिकल बोलती। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो पूरा नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, तो ये हो गया 4। अब जब भी 3 बॉन्ड्स होंगे टोटल, तो उसका मतलब एक s और 2 p होंगे, सो दिस विल बिकम sp2। और अगर 4 है टोटल तो उसका मतलब एक s और 3 p होंगे, विच मीन्स sp3। तो इसका आंसर है sp2 एंड sp3। Okay, so our next question is, what are the different type of reactions involved in various organic compound reactions? Commonly हमें पता है, आप प्लेलिस्ट में जाना इस चैनल के और वहां पे ना डिफरेंट नेम रिएक्शंस पढ़ना। नेम रिएक्शंस में बड़े इजीली आपने पढ़ा होगा कि कुछ रिएक्शन एडिशन करती हैं, कुछ रिएक्शन एलिमिनेशन कर रही हैं, कुछ रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन कर रही हैं। एडिशन कहाँ पे हो पाती है, जहाँ पे डबल बॉन्ड हो। एलिमिनेशन कहाँ पे हो पाती है, जहाँ पे कंडेंसेशन वगैरह टाइप की रिएक्शन हो, ठीक है, कि वाटर एलिमिनेट हो गया। और सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे हो पा रही है, जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आए और दूसरे को रिमूव कर दे, ठीक है। तो यानी कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये तीनों टाइप की रिएक्शंस बहुत ही कॉमन है। सो योर आंसर इज ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following functional group is most prominent site for nucleophilic addition? देखो, हमने सिर्फ क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करने हैं, हमें स्मार्ट भी बनना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो हम स्मार्ट कैसे बनेंगे, ट्रिप्स और ट्रिक्स यूज करके। तो टिप्स इसमें मैं देती हूँ अच्छा सा आपको, कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज अ न्यूक्लियोफाइल? अ न्यूक्लियोफाइल इज अ स्पेशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होती है, उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिस बेचारे के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो यानी नेगेटिव वाला बंदा किस बंदे के पास जाना प्रेफर करेगा, ऑब्वियस है किसी ऐसी फंक्शनल ग्रुप के पास जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो या फिर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। तो यानी कि आपको नीचे दी हुई स्पीशीज में ना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ढूंढना है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को केमिस्ट्री में और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स भी बोलते हैं, यानी कि वो वाले फंक्शनल ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ विड्रॉ करें। और वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्यों विड्रॉ करेंगे, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो क्या ईथर है, ईथर को लिख के देखते हैं, ROR। आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है, तो क्या ये होगा, नहीं होगा। कार्बोनिल देखते हैं, अब इसके पास क्या है, पाई बॉन्ड है। एल्कोहल देखते हैं, OH, इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रो देखते हैं, ये होता है नाइट्रो। अब बोलेंगे मैम इसके ऊपर भी तो लोन पेयर है। अरे लोन पेयर है बट यहाँ पे प्रेजेंट है नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, ये ऐसे करके घूमती रहती है। और ओवरऑल देखा जाए दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसकी वजह से जो नाइट्रो ग्रुप है ना, इसमें -I और +M इफेक्ट शो करने के बाद -I, सॉरी पीछे हमने 3 इफेक्ट पढ़े थे ना, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट -M होने की वजह से दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कई बार चीजें हमें लर्न करनी पड़ जाती है, बट ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे जैसे रिएक्शंस करते जाएंगे आपको बहुत इजी लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म? सबसे पहले ये कौन से यूनिट का क्वेश्चन है, ये यूनिट का क्वेश्चन है स्टीरियोकेमिस्ट्री। जो भी मैं कोर्स करवाऊंगी बच्चों को, तो मैं उसमें भी कवर जरूर करवाऊंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो दो ऐसे कंपाउंड्स जो आपस में जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, MF मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो सेम हो, ठीक है, लेकिन पोजीशन चेंज होती जाए या उनका स्ट्रक्चर चेंज होता जाए। उसका मतलब क्या है, देखो ये है CH3 OCH3। अगर मोटा मोटा देखूं तो इसके पास 2 कार्बन
6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। अगर मैं इसको लिख दूं CH3CH2OH, अब ध्यान से देखो कुछ बदला ना, C2H6O ही रहा। ठीक है, तो ये किस किस में शो होता है, ये सेम चीज पोजिशन में भी शो होती है, फंक्शनल में भी शो होती है, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म में भी शो होती है। अब मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म क्या होता है, कीटो और इनोल फॉर्म का। कीटो फॉर्म मतलब अगर आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 है, ठीक है, और आपके पास CH3CH2OH है, ये होता है कीटो और इनॉल का टोटोमेरिज्म, जो रिएक्शन में इक्विलिब्रियम में शो होता है। ये जो मैंने आपको शो किया इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और अगर मुझे पोजिशनल दिखाना हो तो मैं आपको कैसे दिखाऊंगी, CH3 CH2 CH2 CH3, इसको और किस तरह लिख सकते हैं, CH3 CH3 ये है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो तीनों के आपको समझ आए एग्जांपल्स, सो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल फॉर्म वंस द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, क्या बनता है इसमें, सबसे पहले तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैंने अपनी प्लेलिस्ट में ऑफ जर्नल केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझाया है। मैं उसका यहाँ पे लिंक भी डाल दूंगी नीचे सब्सक्रिप्शन में, आप वो जाके वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, आपके अगले 3 क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है अगर मैं RMGX को ऐड करवा दूं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तो क्या बनेगा, तो इसका आंसर है वो बना के देगा आपको प्राइमरी एल्कोहल। अब वो ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि MgX की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, वो एडिशन रिएक्शन देता है। ठीक है, तो दिस इज C डबल बॉन्ड OH और H। ठीक है, R आ जाएगा वहां पे, तो O के साथ आएगा MgX, R इधर आ जाएगा, H और H, अगर ये फिर से हाइड्रोलाइज हो गया तो क्या बनेगा, RCH2OH बन गया ना प्राइमरी अल्कोहल। तो बस ये रिएक्शन को समझने के लिए वीडियो में जाओ और फटाफट देख के आओ। What will be the product if Grignard reagent react with carbon dioxide? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर RMGX रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सो दिस इज C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें बनेगा आपका एसिड, और कौन सा एसिड बनेगा, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का मतलब क्या है, यानी कि RC डबल बॉन्ड OOH बनेगा। अब खुद समझ जाओ ना कि यहाँ से यहाँ बनने के लिए स्टेप क्या होंगे, C डबल बॉन्ड O, एक O के साथ MgX लग जाएगा और एक तरफ R लग जाएगा, और हाइड्रोलाइज होने के बाद वो R C डबल बॉन्ड O OH बनेगा। राइट, सिंपल। नेक्स्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ विच एल्कलॉइड, कौन सा एल्कलॉइड की सिंथेसिस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन्वॉल्व है, तो इसका आंसर है निकोटीन। अब इसको देखने के लिए वीडियो में जरूर जाना और वहां पे देखना, मैंने बताया है कि एल्कलॉइड की सिंथेसिस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले होता है। और ये देखो, अब नेचुरल केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो गया और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी क्वेश्चन हो गया। राइट, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the followings come under constitutional और structural isomerism, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, और इसमें आएंगे सभी ही, all of these is your answer, पहले मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, sometimes the compound show optical activity despite having no chiral carbon. What is this phenomena called? इस phenomena को क्या कहा जाता है, तो इस phenomena को बोला जाता है एट्रोपोआइसोमेरिज्म। ठीक है, अब मैं आपको इसमें वीडियो इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आए। देखिए कुछ कंपाउंड ना इस तरह से होते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसका नाम होता है एलीन्स। ठीक है, अब एलीन्स ऐसी क्यों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, तो उसका रीजन ये है, सपोज ये एक कार्बन है, इसको कार्बन मानना और इसको दूसरा कार्बन मानना। ठीक है, ये इस प्लेन में खड़ा है, अब दूसरा जो कार्बन आता है ना वो इस तरह बॉन्डेड होता है उससे। ठीक है, अब इस तरह बॉन्डेड होने की वजह से ये दोनों सेम प्लेन में नहीं आ पाते, और उस टाइम पे इस टाइप के जो कंपाउंड्स है वो शो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये एक स्पेशल केस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, इसमें बाकी दोनों रूल्स नहीं फॉलो होते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज
एट्रोपो आइसोमेरिज्म। आई होप आपका क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अब एक क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया था, तो इसलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन अब मैं लेने जा रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेटर्स। तो आपके क्वेश्चन में ये पूछा गया है, विच इंडिकेटर इज यूज्ड इन टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड माइल्ड बेस। हमेशा याद रखिए, जब भी आपका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको उसको इंडिकेट करने के लिए ऐसा इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा जिसका पीएच जो है वो एसिडिक रेंज में हो। ध्यान से करो, अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आपको वो इंडिकेटर यूज करना है जिसका जो पीएच है वो एसिडिक होगा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपसे इस तरह पूछ लेती, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका जो आंसर होगा वो होगा किस तरह का, कि उसमें आपको इंडिकेटर वो यूज करना पड़ेगा जिसका जो पीएच है, ठीक है, वो बेसिक होगा, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा मिथाइल ऑरेंज, और अगर आपको स्ट्रॉन्ग बेस पूछा जाए तो उसका आंसर होगा फिनोप्थलीन। राइट। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आई एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मुझे भी और बहुत हौसला मिले और पता लगे कि आप लोगों को मेरा ये एफर्ट पसंद आ रहा है। राइट। एंड डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू द गूगल शीट, गूगल एमसीक्यू, ठीक है, जो मैं इसके बाद नेक्स्ट 40 क्वेश्चन के लिए डालने जा रही हूँ। गूगल एमसीक्यू फॉर्म ऑफ जर्नल केमिस्ट्री विल बी गिवन टू यू, ठीक है, जिसमें आपको नेक्स्ट अच्छे 40 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसे आप जरूर फिल कीजिएगा। और अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहां पे मुझे जरूर बताइए दैट यू वांट टू गो थ्रू माय कोर्स। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस वीकेंड।